हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी स्वच्छ जलीय आवास के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो आपका टॉपिक है पूरा का पूरा एक चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है जिसका नाम है हैबिटेट यानी आवास। तो इसके अंतर्गत मैं आपको 4 टाइप के आवास यानी हैबिटेट बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्वच्छ जलीय आवास, देन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समुद्री, ज्वारंधमुखी और स्थलीय इन तीनों हैबिटेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जो है वो हम बिना रुके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने और भी वीडियोस नहीं देखी हुए हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। काफी सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए, साथ ही साथ इजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी स्वच्छ जलीय आवास, इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि आवास यानी हैबिटेट क्या होते हैं। तो बेसिकली जो आपके हैबिटेट होते हैं, आवास होते हैं, किसी जीव का वह स्थान होता है जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो निवास करता है, उसी को कहते हैं आवास। यानी कि जैसे कि आप हो, आप कहाँ रहते हो, एक पर्टिकुलर स्थान में रहते हो, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, एक पर्टिकुलर शहर में रहते हो और इस शहर के अंतर्गत भी आप एक घर में रहते हो। तो जिस घर में आप रहते हो उसको कहते हैं निवास। ठीक है, इसी टाइप से जब कोई जीव जंतु होते हैं वो एक जंगल में रहते हैं तो वो जीव जंतुओं का निवास या आवास कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है इसके अंतर्गत कहा गया है, सामान्यतः आवास का अर्थ उस स्थान से होता है जहां पर जीव जो है वो निवास करता है। देन इसके बाद बुक्स में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है, किसी भी जीव अथवा जीव समूह के रहने का एक ऐसा स्थान जो उसके जीवन यापन, वृद्धि, प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन, आश्रय एवं अनुकूल जलवायु प्रदान करता है, वह उस जीव समूह का या फिर वह उस जीव का आवास यानी हैबिटेट कहलाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। कोई भी जीव या फिर कोई भी जीवों का एक ऐसा समूह, जीव के अंतर्गत पेड़ पौधे या जीव जंतु या मनुष्य कोई भी आ सकते हैं, तो कोई भी जीवों का एक ऐसा समूह जहां पर वो रहता है, अपना जीवन यापन करता है, वृद्धि प्रजनन करता है, भोजन वगैरह की व्यवस्था करता है, वो उसका आश्रय होता है। साथ ही साथ जहां पे वो रहता है वो उसके लिए अनुकूल जलवायु प्रदान करता है। तो उस ऐसे स्थान को, उस ऐसे निवास को आवास कहते हैं और वही उस सेपरेट जीव जंतु का, उस सेपरेट जीव समूह का आवास कहलाता है। ठीक है, तो इसकी आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, आवास यानी हैबिटेट क्या होता है। सामान्यतः जो आवास होता है वो किसी जीव का निवास स्थान आवास कहलाता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है जो आपके आवास हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका स्वच्छ जलीय आवास, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सेकंड है आपका समुद्री आवास, थर्ड है आपका ज्वारंधमुखी आवास और फोर्थ है आपका स्थलीय आवास। ये 4 प्रकार के हैबिटेट बेसिकली पाए जाते हैं। चारों को हम एक एक करके समझेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो कि आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी स्वच्छ जलीय आवास। डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है, पृथ्वी पर स्थित सागरों, महासागरों का लवणीय जल वाष्पीकृत होकर अलवणीय या स्वच्छ जल के रूप में ऊपर उठकर बादलों में मिल जाता है और वर्षा के रूप में ये नीचे आकर नदियों और तालाबों, झीलों वगैरह में गिर जाता है और इस प्रकार से इसका जो है वो भंडारण हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां ये सभी निवास करती हैं, जिसे स्वच्छ जलीय आवास कहते हैं। सो क्या होता है, यदि आप बाष्पीकरण की प्रोसेस, इवोपरेशन की प्रोसेस नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये कोई सा आपका नदी, तालाब या झरना है। अब इसमें गिरती हैं आपकी बारिश की बूंदें, जिससे यहाँ पर आपका जो तालाब है इसमें पानी भर जाता है। अब यहाँ से पड़ता है आपका सूर्य का प्रकाश। तो जब सूर्य का प्रकाश इनकी सतह पर पड़ता है तो यहाँ से क्या होता है, इवोपरेशन की प्रोसेस होती है। इवोपरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये जो आपका वाटर है ये आपका वेपर के रूप में यानी जलवाष्प के रूप में ऊपर जाने लगता है। ऊपर जब ये जाता है तो बादलों में मिल जाता है। बादलों में मिलने से जब बारिश होती है तो यही वाटर आपका नीचे आता है, जो कि स्वच्छ जल के रूप में आता है। जब ये स्वच्छ जल के रूप में नीचे आता है तो तालाबों, नदियों, झीलों
और भी जल के जो स्रोत होते हैं उनमें जाकर मिल जाता है और इस प्रकार से स्वच्छ जल का भंडारण हो जाता है। ठीक है, इन्हीं स्वच्छ जल में आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति वगैरह निवास करती हैं, जिसे कहा जाता है स्वच्छ जलीय आवास। यानी कि जलीय जीवों का, जलीय पौधों का ऐसा स्थान जहां पर वो रहते हैं, जैसे कि तालाब हुई, नदी हुई, झरने हुए, यहाँ पर आपके जलीय पौधे, जलीय जीव जंतु रहते हैं, तो वही कहलाता है आपका स्वच्छ जलीय आवास। ठीक है, तो जलीय जीवों का ऐसा स्थान जहां पे वो निवास करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग अपनी सेपरेट सिटी में, अपने सेपरेट घर में निवास करते हैं, उसी टाइप से जो जलीय पौधे या जलीय जीव जिस जल स्रोत में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को स्वच्छ जलीय आवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर उसी को कहते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो यही इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत कहा गया है। वर्षा के रूप में जब ये स्वच्छ जल आपका जल निकायों में भंडारित हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पतियां निवास करती हैं, इसी को स्वच्छ जलीय आवास या फ्रेश वाटर हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है कोई सा भी आपका जलीय निकाय, आप इसको तालाब भी मान सकते हो, नदी भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें जैसा कि आपको कई प्रकार के जीव दिख रहे हैं, मेढक वगैरह, मछली वगैरह, कछुआ वगैरह, ये सभी इसमें रहकर अपना निवास करते हैं। तो इन सभी का ये जो जल निकाय है, ये कहलाता है स्वच्छ जलीय आवास यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट। आशा करती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, पौधे एवं जलीय आवास के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में कहा गया है कि ये जो आपके स्वच्छ जलीय जो आवास होते हैं, इसके अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं, इनके मध्य और जो उनका जल निकाय होता है, इनके मध्य, दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी। यानी कि विभिन्न प्रकार के जलीय जीव और जलीय जीव जिस निकाय में, जिस जलीय आवास में रहते हैं, उसके मध्य जब संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छ जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तथा भौगोलिक अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था कि जो आपका फ्रेश वाटर होता है, इसकी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं पे जब हम अध्ययन करते हैं तो जिसे क्या कहा जाता है, तो उस अध्ययन को कहा जाता है आपका लिम्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुई आपकी फ्रेश वाटर हैबिटेट की डेफिनेशन। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो आपका स्वच्छ जलीय आवास है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके स्वच्छ जलीय आवास है, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका स्थिर आवास यानी लैंटिक हैबिटेट, और दूसरा है आपका प्रवाही आवास यानी लोटिक हैबिटेट। ये दो प्रकार के आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला स्थिर आवास। स्थिर, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि स्थिर आवास एक ऐसा आवास होता है जहां पर जल जो है वो टिका रहता है यानी स्थिर रहता है। फॉर एग्जाम्पल तालाब या फिर झीलें, इनमें क्या होता है, जो जल होता है वो कहीं बाहर नहीं जाता है, एक ही जगह पर, उतने ही एरिया पर जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो जब ऐसे आवास में जलीय जीव या जलीय पौधे रहते हैं जहां का जल स्थिर रहता है, उसी को कहा जाता है स्थिर आवास। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका प्रवाही जल। प्रवाही जल आवास क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहता हुआ जल यानी प्रवाह। तो क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसका जल आता जाता रहता है, या फिर कहा जाए तो प्रवाह होता है उस जलीय निकाय का, यानी कि जिसमें जल निरंतर बहता रहता है। फॉर एग्जाम्पल झरने, नदियां, स्ट्रीम्स यानी सरिताएं, इनका जो जल है वो आता जाता रहता है या फिर कहा जाए तो बहता रहता है। तो ये दो टाइप के होते हैं आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, सबसे पहला लैंटिक और दूसरा लोटिक। लैंटिक में जल जो है वो उतने ही एरिया में सीमित या फिर स्थिर रहता है। लोटिक यानी प्रवाही आवास में क्या होता है, जल आता जाता रहता है या फिर बहता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल झरने और नदियां। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं स्वच्छ जल के कारक एवं लक्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके ध्यान से सुनते जाइएगा, काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो जो आपके स्वच्छ जल के कारक या लक्षण होते हैं, फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, वो आपके
भौतिक, जैविक और साथ ही साथ कई प्रकार के कारकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला है आपका टेम्परेचर यानी ताप। तो ताप से कैसे आपके जलीय जीव प्रभावित होते हैं? कहा गया है बड़े झीलों के जल व अन्य जलीय आवासों में जल में जो तापीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनसे क्या होता है, आपके जलीय जीव प्रभावित होते हैं। जब आपकी बड़ी बड़ी झीलों में या तालाबों में या नदियों में टेम्परेचर में परिवर्तन आता है तो उससे आपके जलीय जीव प्रभावित होते हैं। देन इसके बाद कहा गया है सर्दियों में जब जल का टेम्परेचर कम हो जाता है तो स्वच्छ जलीय जंतु असमतापी हो जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है एवं उनकी उपापचय की जो दर है वो भी अत्यधिक कम हो जाती है। तो होता क्या है, जब आपके मौसम में चेंजेस होता है सर्दियों या गर्मियों में तो टेम्परेचर में परिवर्तन तुरंत आ जाता है। जैसे कि जब आपकी सर्दियां आती हैं तो टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने से जो आपके जलीय जीव हैं या फिर जलीय पौधे हैं ये आपके प्रभावित होते हैं काफी विभिन्न तरीकों से। जैसे कि जो आपके जलीय जीव जंतु होते हैं वो असमतापी हो जाते हैं। इसके बाद उनकी जो क्रियाशीलता है यानी क्रिया करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ कई प्रकार की जो उपापचय दर होती है उनके अंतर्गत वो भी आपकी धीमी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो उससे आपके जो जलीय जीव या जलीय पौधे होते हैं वो आपके प्रभावित होते हैं। बड़ी बड़ी झीलों में, तालाबों में, नदियों में सभी में जब मौसम में परिवर्तन आता है तो इन सभी में आपके टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका टेम्परेचर यानी ताप। इसके बाद कहा गया है गाइरिनस नोटोनेक्टा जैसे कीट ठंड पड़ने पर जल की सतह से पलायन करके कीचड़ में घुस जाते हैं। तो ये जो जीव होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं। क्या होता है, जब जैसे ही टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, जैसे ही सर्दियां आती हैं, जैसे ही ठंड पड़ने लगती है तो वो जल की सतह को छोड़कर जो जल के सतह के नीचे कीचड़ होती है, दलदल होती है, उसमें जाकर घुस जाते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है अधिकतर जंतुओं का प्रजनन रुक जाता है, यानी कि जो उनकी प्रजनन क्षमता होती है, बच्चे देने की जो क्षमता होती है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर में परिवर्तन से। जैसे कि जो डैफनिया है, डैफनिया जैसे क्रस्टेशियन सर्दी के दिनों में विशिष्ट अंडे देते हैं जो कि सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। साथ ही साथ इनके जो अंडे हैं वो तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम में, जैसे ही टेम्परेचर में परिवर्तन आता है तो इनके जो अंडे हैं वो नीचे सतह पर चले जाते हैं, जल निकायों की सतह पर। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जंतु होते हैं इनके प्रजनन पर भी प्रभाव पड़ता है आपके टेम्परेचर में परिवर्तन आने से। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर में विभिन्नता आने से जलीय जीव कितने सारे और कितनी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, उनकी क्रिया करने की क्षमता प्रभावित होती है, उनकी उपापचय क्षमता प्रभावित होती है, उपापचय दर प्रभावित होती है, उनकी अंडे देने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही साथ वो जल से पलायन करके कीचड़ में घुस जाते हैं। तो इस टाइप से ये सारे जलीय जीव जो है वो प्रभावित होते हैं टेम्परेचर में परिवर्तन से। इसके बाद सेकंड है लाइट यानी प्रकाश। तो लाइट और प्रकाश का क्या इफेक्ट पड़ता है? कहा गया है अधिकतर स्वच्छ जलीय कार्यों में सूर्य का प्रकाश गहराई तक पहुंचता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका सूर्य का प्रकाश किसी जल स्रोतों में पड़ता है तो बिल्कुल नीचे तक पड़ता है, जो कि अन्य प्रकार के जो जलीय पौधे होते हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए सहायक होता है। लेकिन जब जो जल है वो दूषित हो जाता है या गंदा हो जाता है या अविरल हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो नीचे सतह तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि जो सतह पर स्थित जलीय पौधे हैं वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं कर पाते हैं और वे सारे जीव जंतु मर जाते हैं। इस टाइप से जलीय पादप या जलीय जंतु प्रभावित होते हैं लाइट के इफेक्ट से या सतह पर लाइट ना पड़ने से। ठीक है, तो ये सेकंड हुआ आपका प्रकाश यानी लाइट। इसके बाद थर्ड है गैसें। गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वच्छ जल में घुलित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनकी उत्पादकता के सूचक को काम करती है। यानी कि जो आपका जल होता है इसमें कई प्रकार की गैसें घुली होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कई प्रकार की गैसें आपके जल में पाई जाती हैं, क्योंकि उस जल में
आपके जलीय जीव और जलीय पौधे दोनों ही रहते हैं जो कि आपकी श्वसन की प्रोसेस करते हैं, इसलिए इसमें काफी प्रकार की आपकी गैसें पाई जाती हैं जो कि उत्पादकता का कहीं ना कहीं सूचक होती है। टेम्परेचर बढ़ने से या प्रदूषण बढ़ने से क्या होता है, इन गैसों की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कमी या बढ़ोतरी से मतलब है जब आपकी ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी तो विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो बेचारे मरने लगेंगे। इसी टाइप से जब हानिकारक गैसों में बढ़ोतरी हो जाएगी तो काफी सारे जलीय पौधे नष्ट होने लगेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जलीय जीवों में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो इस टाइप से गैसों में चेंजेस आने से आपके जो जलीय जीव और जलीय पौधे स्वच्छ जल में प्रभावित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लवणीयता, यानी जो सॉलिनिटी है उसकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जलीय जीवों में। सभी स्वच्छ जलीय आवास में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के कारण विशिष्ट लवणता पाई जाती है। जितने भी आपके जल के स्वच्छ जल के निकाय होते हैं उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो उन अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के पाए जाने के कारण जल की जो लवणता है उसमें भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कहीं कहीं के जल के निकायों में लवण की भिन्नता कुछ और होती है और कहीं कहीं के जल के निकायों में लवण की भिन्नता कुछ और होती है, क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि उस स्थान की संरचना और संगठन पर भी निर्भर करता है, यानी कि उस एरिया पर और उस एरिया का जो कॉम्पोजिशन है उस पर भी डिपेंड करता है। स्वच्छ जल में सामान्यतः 0.3 और 10.7% NaCl पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, बोरेक्स और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है जो आपका स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसमें आपका 0.3 से लेकर 10.7% तक NaCl पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरेक्स भी आपका स्वच्छ जल में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताए जो आपके फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल के कारक या लक्षण होते हैं, फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और जलीय जीव और जलीय पौधों पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला मैंने आपको टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने से या टेम्परेचर कम होने से किस प्रकार से जलीय जीव आपके प्रभावित होते हैं। इसके बाद सेकंड मैंने आपको लाइट यानी प्रकाश बताया कि लाइट से किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है आपके जलीय जीवों में और पौधों में। इसके बाद मैंने आपको गैसेस के बारे में बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं आपके पौधे और जंतुओं को। देन लास्ट में मैंने आपको लवणों की सांद्रता के बारे में बताया, सॉल्ट कंसंट्रेशन के बारे में बताया। तो ये चारों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट है इसका क्लासिफिकेशन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। जो आपका स्वच्छ जलीय आवास का क्लासिफिकेशन है इसको सूर्य के प्रकाश के वितरण के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि जहां जहां सूर्य का प्रकाश आपका फैलता है नहीं फैलता है उस आधार पर जो आपके स्वच्छ जलीय आवास होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले डायग्राम में समझिएगा, देन इसके बाद हम जो है वो थ्योरी में पढ़ेंगे। तो जो आपके 3 प्रकार के स्वच्छ जलीय आवास हैं उनमें सबसे पहला है वेलांचली क्षेत्र। जो आपका वेलांचली क्षेत्र है इसको लिट्रोलर जोन के नाम से भी जाना जाता है। देन सेकंड है आपका सरोवरी क्षेत्र। जो आपका सरोवरी क्षेत्र है इसे लिम्नेटिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड है आपका आघात क्षेत्र। जो आपका आघात क्षेत्र है इसे प्रोफंडल जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके जोन होते हैं जो कि स्वच्छ जलीय आवास के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो आपका किनारे का होता है, यानी कि ये आपका कोई जल निकाय है, उस जल निकाय का ये जो आपका साइड वाला भाग दिख रहा है जहां पर आधी आपकी लैंड प्रेजेंट है और आधा आपका वाटर प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है आपका वेलांचली क्षेत्र यानी कि लिट्रोलर जोन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड सरोवरी क्षेत्र। जो आपका सरोवरी क्षेत्र यानी लिम्नेटिक जोन है ये आपका मिडिल वाला कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन सबसे आपकी निचली सतह कहलाती है, जहां पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। जो आपका जलीय क्षेत्र होता है उसकी सबसे निचली जो सतह है वो कहलाती है आपकी प्रोफंडल जोन यानी आघात क्षेत्र, जैसा कि आपने इसकी इमेज में देखा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी थ्योरी के अंतर्गत। तो आपके जो स्वच्छ जलीय हैबिटेट यानी आवास हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वैलांचली, सरोवरी और आघात। तो इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहला लिट्टोरल यानी वेलांचली जोन। क्या होता है? छिछले जल का यानी फैले हुए जल का क्षेत्र वो कहलाता है आपका वेलांचली क्षेत्र। इसको जो है वो तटीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह किनारे से लेकर 5 मीटर गहराई तक फैला रहता है, जिसमें जड़ युक्त पौधे एवं छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर से मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। ये जो किनारे का छिछला अथवा फैला हुआ क्षेत्र है ये कहलाता है आपका लिट्टोरल जोन यानी कि बेलांचली क्षेत्र। ये आपका 5 मीटर तक फैला रहता है। इसमें कई प्रकार के पौधे, कई प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा लैंड दोनों ही मिक्स रहता है, इसलिए कहा गया है ये आपका सबसे छिछला हुआ, सबसे फैला हुआ भाग रहता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन इसको जो है वो सरोवरी जोन के नाम से भी जाना जाता है। तट से दूर गहराई तक का वह खुला क्षेत्र जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, यानी कि तट से हटकर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक सूर्य का प्रकाश फैलता है। इतना जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश फैलता है, ये कहलाता है आपका सरोवरी जोन यानी कि लिम्नेटिक जोन, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन इसके अंतर्गत कहा गया है स्वच्छ जल का वह तलीय क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, आघात क्षेत्र कहलाता है। इसका नाम आघात इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते यहाँ पर पेड़ पौधे या जीव जंतु? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात लाइट नहीं पहुँचती है। लाइट नहीं पहुँचती है तो यहाँ पर CO2 और O2 भी प्रेजेंट नहीं होती है। जब यहाँ पर CO2 और O2 प्रेजेंट नहीं होती है तो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा यहाँ पर आपका जीवन यापन नहीं कर सकता, इसीलिए इस क्षेत्र को आघात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका आघात क्षेत्र है यहाँ पर लाइट सूर्य की बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। यह अपेक्षाकृत शांत एवं कीचड़ युक्त होता है। जैसा कि आपने नदी या तालाब वगैरह को देखा होगा तो उसकी जो तल होती है, उसकी जो तलीय क्षेत्र होता है वहां पर कीचड़ पाई जाती है, ठीक है। तो उस कीचड़ वाले जोन को ही कहते हैं प्रोफंडल जोन यानी आघात क्षेत्र। इस क्षेत्र में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है एवं उथले नदियों एवं तालाबों में ये क्षेत्र नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये बिल्कुल सरफेस यानी तलीय वाला क्षेत्र होता है। बड़े बड़े जो गहरे तालाब या गहरी नदियां होती हैं उनमें केवल ये जोन आपका पाया जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं आघात क्षेत्र। तो आशा करती हूँ तीनों जोन आपको क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला है आपका लिट्टोरल जोन। लिट्टोरल जोन आपका साइड का जो भाग होता है जो कि काफी ज्यादा फैला हुआ होता है, 5 मीटर तक ये आपका गहराई तक स्थित होता है। इसके बाद लिट्टोरल जोन को छोड़कर एक ऐसा क्षेत्र जो कि सेंटर में पाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। जहां तक आपका सूर्य का प्रकाश पहुंचता है लिट्टोरल जोन को छोड़कर उसको कहते हैं लिम्नेटिक जोन यानी सरोवरी क्षेत्र। इसके बाद एक ऐसा तलीय क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है उसे आघात क्षेत्र या प्रोफंडल जोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कीचड़ बेसिकली पाई जाती है और यहाँ पर आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु बिल्कुल भी वास नहीं करते हैं या बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको जोन के बारे में बताया। इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। जो आपकी रिवर होती है, जो आपकी नदियां होती हैं, उसमें 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका द्रुत क्षेत्र यानी रैपिड जोन। तो रैपिड जोन क्या होता है? एक ऐसा ऊपरी क्षेत्र
नदियों का जहां पर जल का प्रवाह तेजी से होता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई सी आपकी नदी होती है, तो नदी का ये ऊपरी क्षेत्र जहां पर तेजी से प्रवाह होता है, तेजी से फ्लो होता है वाटर का, वो कहलाता है आपका रैपिड जोन। इसके बाद नदी का एक और जोन होता है जिसे पूल जोन कहते हैं, यानी पोखरी क्षेत्र कहते हैं। ये नदी का गहराई वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर जल का प्रवाह बहुत ही कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ पे जो जल होता है वो शांत जल होता है। ठीक है, तो ये नदी के बारे में दो बातें आप याद रखेंगे। नदी में दो प्रकार के जोन पाए जाते हैं। सबसे पहला रैपिड जोन, जिसे जो है वो द्रुत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी का ऊपरी क्षेत्र होता है जहां पर आपका वाटर का फ्लो काफी तीव्र होता है। इसके बाद दूसरा है आपका पूल जोन। पूल जोन को पोखरी जोन भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो है वो नदी का सबसे निचला जोन होता है, यानी गहराई वाला जोन होता है। यहाँ पर वाटर का फ्लो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो ये नदी के बारे में दो बात आप याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये हुआ आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम और भी हैबिटेट के बारे में देखेंगे। समुद्री हैबिटेट, ज्वारंदमुख हैबिटेट, ये सारे हैबिटेट हम जो है वो एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। इसका जो नोट्स है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।